हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है उसमें इनकम इफ़ेक्ट, प्राइस इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या होता है और इन तीनों इफ़ेक्ट्स के कारण जो उपभोक्ता की डिमांड होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आय प्रभाव या फिर इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है। हमने पहले भी जो मान्यता ली थी उसमें ये लिया था कि उपभोक्ता जो है दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, एक एक्स वस्तु है और एक वाई वस्तु है, तथा जो उपभोक्ता की आय है वो दी गई है, गिवन है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब वस्तुओं की कीमतें तो समान रहे, यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमतें हैं वो तो फिक्स रहें, लेकिन अगर उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है उसमें चेंजेस हों तो उसके कारण जो उपभोक्ता की मांग पर परिवर्तन पड़ता है उसे आय प्रभाव कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है और उपभोक्ता वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा खरीदता है तो क्या होगा, पहले से वो ऊंचे तटस्थता वक्र पर पहुंच जाएगा या ऊंचे संतुष्टि बिंदु पर जाता है। इसके विपरीत अन्य बातें समान रहने पर अगर उपभोक्ता की आय पहले की अपेक्षा कम हो जाती है तो वो पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं खरीदेगा और निचले तटस्थता वक्र पर या फिर नीचे के संतुष्टि बिंदु पर आ जाता है। ये उपभोक्ता की मांग पर पड़ने वाला आय का प्रभाव होता है। इसमें जो हमने अन्य बातें संभाल ली है वो क्या है कि अन्य बातों में हम मान लेते हैं कि वस्तुओं की कीमतें यथावत हैं, केवल उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन तथा इस आय प्रभाव को देखने वाला या आय प्रभाव को बताने वाला जो कर्व होता है उसे हम कहते हैं इनकम कंजप्शन कर्व या आय उपभोक्ता वक्र। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इनकम कंजप्शन कर्व और इनकम कंजप्शन कर्व के कारण ही इसे शॉर्ट में आईसीसी कहा जाता है। इनकम कंजप्शन या आय उपभोग का मतलब आय के कारण उपभोग पर पड़ने वाला प्रभाव बताने वाला वक्र। तो आईसीसी वक्र क्या है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण जो साम्य बिंदु अलग अलग हो जाती हैं, हमें नई साम्य बिंदुएं प्राप्त होंगे। अगर उपभोक्ता की आय ज़्यादा होती है तो अलग साम्य बिंदु प्राप्त होती है, आय कम हो जाती है तो एक नीचे की साम्य बिंदु प्राप्त होती है। तो इन विभिन्न साम्य बिंदुओं को जो जोड़ने वाला वक्र है उसे हम कहते हैं आय उपभोग वक्र या इनकम कंजप्शन कर्व। यह वक्र वस्तु की उपभोग की मात्राओं पर पड़ने वाले आय के प्रभाव को दर्शाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि आईसीसी कर्व कैसे बनेगा। यहाँ पर हम देखें तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने पहले की ही भांति गुड एक्स और गुड वाई लिया है। यहाँ पर हमने अलग अलग बजट लाइंस और बहुत सारे तटस्थता वक्र दिखाए हैं। अलग अलग बजट लाइंस का मतलब क्या हुआ कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है पहले की अपेक्षा तो हमारी बजट रेखा या कीमत रेखा है वो भी क्या है, राइटवर्ड मूव करती रहेगी या ऊपर की तरफ शिफ्ट करती रहती है। और अगर आय पहले की अपेक्षा कम हो जाती है तो फिर बजट रेखा अंदर की तरफ या फिर नीचे की तरफ शिफ्ट होती है। ये हमने जब आय का प्रभाव या आय में परिवर्तन का प्रभाव बजट रेखा पर देखा था तब भी हमने ये चेंजेस देखे थे। इसी तरीके से बहुत सारे हमने तटस्थता वक्र लिए हैं क्योंकि हर नए कीमत रेखा के साथ में तटस्थता वक्र भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब तटस्थता वक्र में परिवर्तन आता है कीमत स्तर में आय में परिवर्तन के कारण तो हमें एक नया साम्य बिंदु प्राप्त होता है।
साम्य बिंदु कहाँ प्राप्त होता है? उस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहा जाएगा जहाँ पर तटस्थता वक्र और बजट लाइन एक दूसरे को टेंजेंट होते हैं तथा जहाँ पर दोनों की स्लोप एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व और प्राइस लाइन के इक्विलिब्रियम पॉइंट्स दिखाए हैं जिनको हमने E0, E1, E2 और E3 से डिनोट किया है। तो इन सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला जो वक्र होता है वो होता है इनकम कंजप्शन कर्व, आय उपभोग वक्र। आय उपभोग वक्र की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, अलग अलग इनके आकार हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आईसीसी वक्र का अर्थ अलग अलग होता है। सबसे पहले है आईसीसी वक्र को देखकर हमें एक्चुअली वस्तुओं के बारे में पता चल जाता है कि हमारे वस्तुओं का नेचर कैसा है, एक्स गुड और वाई गुड कैसी होगी। तो इन डायग्राम्स में हमने 5 प्रकार के आईसीसी कर्व्स दिखा रखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आईसीसी 1 की, इनकम कंजप्शन कर्व 1, जो प्रथम प्रकार का आय उपभोग वक्र है उसकी ढाल कैसी है? वो एक खड़ी रेखा के रूप में है, एक वर्टिकल एक्सिस है जो कि OY अक्ष के समानांतर है। जो आईसीसी 1 है वो OY एक्सिस के पैरेलल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? OY अक्ष के पैरेलल है, इसका मतलब है कि जो X वस्तु है, X वस्तु का उपभोग की मात्रा तो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा आय में बढ़ने के साथ या कमी होने के साथ में। Y वस्तु की मात्रा जो है वो पहले की अपेक्षा जो है, पहले इतनी Y वस्तु कंज्यूम की जा रही थी, फिर वो धीरे धीरे जो है Y वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है, जबकि X वस्तु की मात्रा जो है कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इससे पता चल जाता है कि जो X वस्तु है वो कैसी है, उसके प्रति कंज्यूमर उदासीन है या इंडिफरेंट है, या हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या उस वस्तु को वो ज़्यादा नहीं खरीदना चाहता। X वस्तु कैसी वस्तु हो सकती है? एक तरीके से हमारी जो नेसेसिटी गुड्स है, जैसे हम कह सकते हैं कि सपोज़ सॉल्ट है या नमक है। नमक एक ऐसी वस्तु है जिसके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है, उसकी आय में परिवर्तन का उसकी खरीद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हमारी आय ज़्यादा है तो हम ज़्यादा नमक खाएंगे, आय कम है तो हम कम नमक खाएंगे। तो इस प्रकार से X वस्तु के प्रति उपभोक्ता उदासीन है, जबकि Y वस्तु एक नॉर्मल कमोडिटी है जो आय बढ़ने पर उपभोग ज़्यादा करेगा जिसका, और आय कम होने पर जिसका उपभोग जो है पहले की अपेक्षा कम कर देगा। इसी प्रकार से हम अगर बात करते हैं हमारे दूसरे तटस्थ इंडिफरेंस कर्व की, जो है कि हमारा इनकम कंजप्शन कर्व या आय उपभोग वक्र 2, आईसीसी 2, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है, या हम कह सकते हैं OX जो एक्सिस है हमारा उसके पैरेलल है। OX एक्सिस के पैरेलल आईसीसी 2 है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? X वस्तु की मात्रा बढ़ रही है, निरंतर कम हो रही है, लेकिन जो Y वस्तु की मात्रा है वो कांस्टेंट है। तो इस स्थिति में क्या है, जो Y वस्तु है हमारी वो एक तरीके से उदासीन वस्तु या न्यूट्रल गुड हो जाएगी, और X वस्तु जो है नॉर्मल कमोडिटी हो जाती है। तीसरा केस अगर हम देखें आईसीसी 3 का, आईसीसी 3 में जो है हमारा वो, उसमें आय उपभोग वक्र अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिवली स्लोपिंग है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। इसका तात्पर्य है कि आय में बढ़ोतरी के साथ साथ उपभोक्ता X वस्तु और Y वस्तु दोनों की मात्रा बढ़ा रहा है, और अगर आय कम होती है तो X वस्तु और Y वस्तु दोनों की मात्रा ही पहले की अपेक्षा कम करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो आईसीसी 3 है उसमें X गुड और Y गुड दोनों की ही मात्रा इनकम बढ़ने पर बढ़ती है, और दोनों की ही मात्रा इनकम के कम होने पर कम हो जाती है। तो X और Y दोनों ही हमारी नॉर्मल कमोडिटीज़ हैं। 2 तरीके की आय उपभोग वक्र और यहाँ पर हैं, जिसको हम आप राइट साइड वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ये हैं बैकवर्ड बेंडिंग या फिर पिछली ढाल वाले आय उपभोग वक्र। इसमें हम आईसीसी 1 की बात करते हैं तो ये बैकवर्ड बेंडिंग है,
इसकी ढाल इस प्रकार से है। तो इसका मतलब है आय के बढ़ने पर y वस्तु की मात्रा तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन x वस्तु की मात्रा पहले की अपेक्षा कम कर दी जाती है। तो कह सकते हैं कि y वस्तु तो हमारी जो है नॉर्मल वस्तु है, लेकिन x गुड हमारी जो है निकृष्ट वस्तु है, इन्फीरियर गुड है, जिसको अब आय बढ़ने पर उपभोक्ता और नहीं खरीदना चाहता है। इसी तरीके से ICC जो 2 है उसका ढाल कुछ इस प्रकार से है, बैकवर्ड बेंडिंग है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि x गुड की मात्रा तो आय के साथ बढ़ रही है, लेकिन y गुड की मात्रा कम कर दी जाती है। तो जो x गुड है हमारा वो एक तरीके से क्या हुआ, नॉर्मल कॉमोडिटी, और y कॉमोडिटी जो है वो इन्फीरियर कॉमोडिटी या फिर निकृष्ट कॉमोडिटी है। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के आय उपभोग वक्र होते हैं। अलग अलग शेप्स हमने देखी और इनकी शेप से हम y गुड और x गुड की नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आय प्रभाव। दूसरा प्रभाव आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या फिर प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट उपभोक्ता की वास्तविक आय को समान रखते हुए वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता के साम्य में होने वाले परिवर्तन को बताता है जब वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? उपभोक्ता की दो प्रकार की आय होती है, एक होती है वास्तविक आय और एक होती है मौद्रिक आय। जब हमने आय प्रभाव की बात पढ़ी थी तब हमने कहा था मौद्रिक आय, मॉनेटरी इनकम। मॉनेटरी इनकम मतलब वह आय जो उपभोक्ता को मनी के फॉर्म में प्राप्त होती है, जो हमें कैश में प्राप्त होती है, वो होती है हमारी मॉनेटरी आय या मौद्रिक आय। प्रतिस्थापन प्रभाव में हम उपभोक्ता की वास्तविक आय या फिर रियल इनकम के बारे में बात करते हैं। रियल इनकम का मतलब होता है वह आय जो एक्चुअली हम वस्तुओं को, जिसको हम खरीद रहे हैं या जो वस्तुओं की कीमतों से प्रभावित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में X वस्तु मुझे खरीदनी है। X वस्तु की कीमत जो है आज की तारीख में 10 रुपये प्रति इकाई है और मेरे पास में मॉनेटरी आय 50 रुपये है, मेरी आय 50 रुपये की है। तो इस प्रकार से मैं X वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद सकती हूँ? 5 इकाई खरीद सकती हूँ। सपोज़ X वस्तु की जो कीमत है वो 10 रुपये से बढ़कर हम मान लेते हैं कि 25 रुपये हो जाती है। 10 रुपये से बढ़कर 25 रुपये X वस्तु की कीमत हो गई है। तो ऐसी अवस्था में क्या हुआ, मेरी जो मौद्रिक आय है, मॉनेटरी इनकम है, वो तो समान है, लेकिन जो मेरी वास्तविक आय है वह कम हो गई है। वास्तविक आय कैसे कम हुई? क्योंकि PX जो है या X वस्तु महंगी हो गई है। पहले जहाँ मैं X वस्तु की 5 इकाई खरीद सकता था, अब मैं 25 रुपये होने पर X वस्तु की केवल 2 ही इकाई खरीद सकती हूँ। तो अब मैं 50 रुपये मौद्रिक आय में मुझे X वस्तु की कम मात्रा प्राप्त हो रही है। तो जब किसी वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है तो उपभोक्ता की एक प्रकार से वास्तविक आय भी परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि अब वह वस्तुओं की मात्रा जो है, वास्तविक मात्रा पहले की अपेक्षा कम या ज़्यादा खरीद सकता है, उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो जब उपभोक्ता की हम माने कि वास्तविक आय को समान रखते हुए सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप जो नया साम्य प्राप्त होता है, तो उससे प्रतिस्थापन प्रभाव का पता चलता है। ऐसी स्थिति में क्या करता है कि जब वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को पहले की तरह बनाना चाहता है, पहले की सेटिस्फैक्शन पॉइंट पर या इक्विलिब्रियम पॉइंट पर रहना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, अगर कोई वस्तु महंगी हो गई है
तो वो उसको सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित कर देगा, महंगी वस्तु को कम खरीदेगा और उसके स्थान पर अन्य सस्ती वस्तुओं को ही खरीदता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक चाय के 2 ब्रांड्स हैं, एक तो ताजमहल है और एक टाटा टी है। सपोज़ जो है ताजमहल चाय जो है वो पहले ले रहा था, लेकिन अब वो महंगी हो गई है। तो अब क्या करेगा, क्योंकि चाय महंगी हो गई है जो वो पहले ले रहा था, तो अब क्या करेगा, ताजमहल के स्थान पर उसको जो सस्ता सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, टाटा टी अभी भी सस्ती है, तो अपनी महंगी वस्तु को वो सस्ती वस्तु से सब्स्टिट्यूट करेगा, सस्ती वस्तु से प्रतिस्थापित करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता एक ही तटस्थता वक्र पर बना रहना चाहता है या एक ही संतुलन बिंदु से दूसरे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है, लेकिन कहाँ पर, सेम इंडिफरेंस कर्व पर, तो फिर जो मात्रा में परिवर्तन होता है वह प्रतिस्थापन प्रभाव उसे कहा जाता है। ये हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में एक फिगर दे रखी है। इस फिगर में x एक्सिस और y एक्सिस 2 हैं हमारे पास में, y एक्सिस और x एक्सिस लिए हैं, और इनिशियल बजट लाइन हमारे जो है वो रही है AB। ये जो बजट लाइन है ये हमारी वास्तविक बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन है या प्रारंभिक बजट लाइन है। उपभोक्ता की आय, इनिशियल आय होने पर बजट लाइन ये होती है। और इस पॉइंट पर तटस्थता वक्र हमारा क्या है, एक हमने इंडिफरेंस कर्व लिया है IC। तो जो पुरानी बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व IC है, उनका साम्य का बिंदु कौन सा था, Q पॉइंट था। दोनों इस बिंदु पर साम्य पर है, क्योंकि इस बिंदु पर जो हमारी बजट रेखा है AB, वो IC तटस्थता वक्र को टेंजेंट करती है, और यहाँ पर दोनों का ढाल भी बराबर है। सपोज़ अब करते हैं कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय अगर दी गई है और वस्तुओं की कीमतें दी गई है, तो अगर सपोज़ कि हम किसी वस्तु की, या हम कहें कि X वस्तु की कीमत जो है पहले की अपेक्षा कम हो जाती है, पहले की अपेक्षा गिर जाती है, और Y वस्तु की कीमत जो है वो पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी हम कहें X वस्तु पहले की अपेक्षा सस्ती हो गई और जो Y वस्तु है वो पहले की अपेक्षा महंगी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारा बजट रेखा जो है वो परिवर्तित होगी, कीमत रेखा बदलेगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि बजट रेखा पर कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। तो अब X वस्तु अगर सस्ती हो गई है तो मतलब वो पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा X वस्तु खरीद सकेगा, और Y वस्तु महंगी हो गई है तो अब पहले की अपेक्षा Y वस्तु वो कम खरीद सकेगा। तो X वस्तु ज़्यादा खरीदने पर जो पहले हमारा बजट लाइन इतना था, X वस्तु OB इतनी खरीदी जा रही थी अधिकतम, अब वो बढ़कर कितनी हो जाएगी, OB1 हो जाएगी, क्योंकि अब X वस्तु सस्ती है। और Y वस्तु जो है हमारे पहले जो प्रारंभिक बजट रेखा थी उसमें अधिकतम OA खरीद सकता था, लेकिन अब Y वस्तु महंगी हो गई है तो अब वो पहले से कम खरीदेगा, केवल OA1 ही खरीद सकेगा। ये हमारा सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है। यहाँ पर जो महंगी वस्तु है वो कम खरीदी जाएगी और जो सस्ती वस्तु है वो ज़्यादा खरीदी जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक जो है नया बजट रेखा मिल जाती है। वो कौन सी बजट रेखा है, नई बजट रेखा A1B1। ये हमें एक नई बजट रेखा प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हुई? जब हमने X वस्तु और Y वस्तु की कीमतों में परिवर्तन के कारण जो पॉइंट्स हैं हमारे वो चेंज हुए। अब ये जो नई बजट रेखा है ये हमारे तटस्थता वक्र को Q1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। साम्य का बिंदु अब क्या हो जाता है, Q से Q1 हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में अब क्या है, उपभोक्ता x वस्तु की मात्रा पहले से ज़्यादा खरीद रहा है और y वस्तु की मात्रा जो है पहले से कम खरीद रहा है। ये नया साम्य का बिंदु हमारे आ जाता है। तो उपभोक्ता ने क्या किया कि जो वस्तु महंगी थी उसको खरीद कम कर दी और सस्ती वस्तु से उसको प्रतिस्थापित कर दिया। इसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव में बजट रेखा परिवर्तित होती है, लेकिन हमारा जो तटस्थता वक्र है वो समान रहता है। इससे पहले जब हमने आय प्रभाव देखा था तब हमने क्या किया था, तटस्थता वक्र भी बदल गया था और बजट रेखा भी बदल गई थी। लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव में केवल बजट रेखा बदलती है, आय प्रभाव जो है वो यथावत रहता है, वो जो है सेम रहता है। तटस्थता वक्र जो है सेम रहता है और हमारा जो साम्य का बिंदु है वो उसी तटस्थता वक्र पर ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है या महंगी वस्तु की खरीद कम करके सस्ती वस्तु की तरफ आ जाता है। इसके बाद में एक हमारा अगला आता है, वो आता है कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट या कीमत प्रभाव क्या होता है कि अगर वस्तुओं की कीमतें x और y वस्तु हैं, उनकी कीमतों में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उपभोक्ता की आय यथावत रहती है, तो उसके कारण वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। इसमें उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है और जो उसके प्रेफरेंसेस हैं उनको स्थिर मान लिया जाता है। टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंजेस नहीं है, आय में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल वस्तुओं की x वस्तु और y वस्तु है इनकी कीमतों में परिवर्तन होता है। इसमें से भी हम देखते हैं कि दोनों की कीमतों में एक साथ परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा। प्रतिस्थापन प्रभाव में हमने क्या देखा था कि दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हुआ और प्रतिस्थापन प्रभाव से जो नई बजट रेखा है वो दोनों तरफ से मूव हुई, दोनों पॉइंट्स x एक्सिस और y एक्सिस दोनों तरफ से नई बजट रेखा प्राप्त हुई है। जबकि कीमत प्रभाव के अंतर्गत केवल दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, दूसरी वस्तु की कीमत सेम रहेगी, मांग उपभोक्ता की आय सेम रहेगी और टेस्ट और प्रेफरेंसेस सेम रहेंगे। तो हम दोनों केसेस देख लेते हैं कि सपोज़ अगर उपभोक्ता की अगर x वस्तु में परिवर्तन देखें कि उपभोक्ता की x वस्तु की कीमत में अगर चेंजेस होते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर x वस्तु की कीमत जो है वो पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी या पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी और y वस्तु सेम है तो बजट लाइन जो है y एक्सिस पर तो सेम रहेगी, x एक्सिस पर परिवर्तित होगी। अगर x वस्तु महंगी होती है तो पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं खरीद सकेगा और क्लॉकवाइज मूव होगा, और x वस्तु सस्ती होती है तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा x खरीदी जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। और नए बजट रेखा पर फिर हमें इंडिफरेंस कर्व भी नया प्राप्त होता है और जो विभिन्न साम्य के बिंदुओं को जोड़ने वाला वक्र होता है उसे हम कहते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व या फिर PCC या फिर कीमत उपभोग वक्र। तो इसके यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के PCC हमें प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहला केस में हम अगर देखते हैं तो PCC हमें प्राप्त हो रहा है वो है नीचे की तरफ ढाल वाला। नीचे की तरफ ढाल वाला PCC है। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि हम केवल x की वस्तुओं की x की कीमतों में परिवर्तन कर रहे हैं, y की कीमतें जो है हमारी वो यथावत रहती है, इसलिए बजट लाइन केवल x एक्सिस की से ही मूव कर रही है, y एक्सिस से बजट लाइन सेम है। तो जब PCC वक्र नीचे की तरफ ढाल वाला होता है इसका मतलब क्या हुआ कि कीमतों में परिवर्तन के कारण कीमतें x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और y वस्तु की मात्रा कम हो रही है।
तो हम कह सकते हैं कि जो y वस्तु है वो हमारी सामान्य वस्तु है और जो x वस्तु है वो हमारी एक तरीके से सुपीरियर गुड है या फिर अच्छी वस्तु है, जो इसको महंगी होने पर भी और ज़्यादा खरीदी जा रही है। इसी तरीके से दूसरा वक्र हमारा होता है पीसीसी का अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी, ऊपर की ओर जाता हुआ प्राइस कंजप्शन वक्र। ऊपर की तरफ जब पीसीसी जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारे कीमतों में परिवर्तन हुआ, x वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हुआ, x वस्तु की कीमत अगर पहले से ज़्यादा हो गई तो हमारा बजट लाइन क्या बनी, BL1 बनी और हमारा साम्य का बिंदु क्या था, E बिंदु था। अगर x वस्तु की कीमत पहले से ज़्यादा हो गई, पहले से कम हो गई, x वस्तु सस्ती हो गई, तो हमारी बजट लाइन क्या बनी, BL3 और हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बना, G। तो इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ अगर हमें एक अपवर्ड स्लोपिंग या ऊपर की तरफ ढाल वाला कर्व मिलता है तो इससे पता चलता है कि px की कीमत कम होने पर भी x वस्तु की मात्रा बढ़ाई जा रही है और y वस्तु की मात्रा भी बढ़ रही है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि दोनों ही वस्तुएं, जो श्रेष्ठ वस्तु या फिर निकृष्ट श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, दोनों की मात्रा ही हम पहले की अपेक्षा बढ़ा रहे हैं। तीसरा हमारा आता है पीसीसी अगर हमारा हॉरिजॉन्टल हो, OX अक्ष के समांतर हो। OX अक्ष के समांतर होने पर इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारी बजट लाइन BL3 हो जाती है या कहते हैं x वस्तु पहले की अपेक्षा सस्ती हो गई है तो x वस्तु की मात्रा बढ़ रही है और x वस्तु पहले की अपेक्षा महंगी होती है तो x वस्तु की कीमत जो है पहले से कम हो रही है, जबकि जो y वस्तु है उसकी मात्रा कांस्टेंट है, उसकी उतनी ही मात्रा खरीदी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि x वस्तु हमारी सुपीरियर गुड है और y वस्तु कांस्टेंट है या न्यूट्रल गुड है। इसी तरीके से अगर पीसीसी हमारा वर्टिकल हो तो हम कहते हैं, यहाँ पर वर्टिकल है, सीधी रेखा है, OY अक्ष के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x है उसकी मात्रा स्थिर है, कांस्टेंट है, तो ये न्यूट्रल गुड हो जाएगा और y वस्तु की मात्रा जो है बढ़ती या फिर कम होती है तो ये एक नॉर्मल कमोडिटी हो सकती है। एक चौथे प्रकार का पीसीसी भी होता है जो कि होता है बैकवर्ड बेंडिंग पीसीसी। बैकवर्ड बेंडिंग पीसीसी में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे y वस्तु की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन x वस्तु की मात्रा जो है कम करी जा रही है। तो x वस्तु की मात्रा, कीमतें कम होने पर भी x वस्तु की मात्रा कम होती है, तो ये कैसी वस्तुएं हैं, ये गिफिन वस्तुएं हैं। जैसा कि हमने देखा था गिफिन गुड्स क्या होता है, वह वस्तुएं जिनकी कीमतें कम होने पर भी उनकी मांग बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। तो 5 प्रकार के पीसीसी हमें प्राप्त होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने तटस्थता वक्र और कीमत रेखा की सहायता से आय प्रभाव, कीमत प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव देखा और किस प्रकार से साम्य बिंदु परिवर्तित होते हैं और हमें कैसे नए साम्य प्राप्त होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।